हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 25 सितंबर 2020 के बीच में जो शिक्षण अभिवृत्ति के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, और उन तीनों पार्ट्स को मिलाकर मैंने 85 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया है। और आज के इस वीडियो में आपको मैं 20 और क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कराऊंगा। इस प्रकार से आपके 105 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर कवर हो चुके हैं और क्वेश्चन को मैंने डिटेल में जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि अगर जब लेंदी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट्स भी दे दिया जाता है, उसके बाद से उसके कंक्लूजन भी दिया जाता है, और एक क्वेश्चन का अलग टाइप से आता है जिसमें ABCD इस तरीके से करके बहुत सारे आपको कथन दिए जाते हैं। उसके बाद से एक से अधिक भी कथन उसमें सही हो सकते हैं स्टेटमेंट्स। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बताया कि किस टाइप से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल में आज की इस वीडियो में हम जो ये 20 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 4 हमारा, उसको कवर करते हैं। आपको पेशेंस के साथ जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। अब वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अगर आपने अपना टाइम लगाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं कवर करा रहा हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 2021 का भी क्वेश्चन आपको डिटेल्स के साथ जो है सॉल्व करा के जो है बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको इससे भी फ़ायदा मिले आपको पेपर 1 में। तो मैं चाहता हूं कि पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आएँ, ताकि आपका पेपर 2 में अगर थोड़ा बहुत कम नंबर भी रहता है तो आप नेट के साथ JRF भी क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है कि पेपर 1 100 नंबर का होता है और पेपर 2 आपका, यहाँ पर जो पेपर 2 है आपका वो 200 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आपका 300 नंबर का ये पेपर होता है। और इस समय जो आपका रिजल्ट आ रहा है 2021 का जो रिजल्ट आया वो परसेंटाइल के सिस्टम में आया है, तो वहाँ पर आपका स्कोर शो नहीं हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर अगर आप अच्छे से स्कोर करते हैं तो आपका नेट JRF अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में समय इसलिए लिया ताकि जो भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। और इसके साथ साथ अलग से वीडियो में बनाकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है और उनका आंसर आपको जल्द ही दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगा, इसके साथ ही साथ आंसर को भी एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे वो आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमनकर्ता केंद्रित है। अब देखिए इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पहले से ही आपको बता रखा है कि टीचर सेंटर मेथड क्या होता है और स्टूडेंट सेंटर मेथड क्या होता है, यानी अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति, और एक होता है आपका विद्यार्थी केंद्रित कह लीजिए या अधिगमनकर्ता केंद्रित शिक्षण पद्धति होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें जो है टीचर आपका सेंटर में होता है, यानी टीचर जिस प्रकार से चाहे विद्यार्थियों को उसी प्रकार से सिखाएगा, यानी यहाँ पर शिक्षक केंद्र में होगा। जबकि यहाँ पर आपका जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति है इसमें छात्र केंद्र में होगा, यानी कि छात्र जिस प्रकार से सीखना चाहेगा उसी प्रकार से शिक्षक को उसे सिखाना होगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। और कुछ विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं आपको, शिक्षार्थी केंद्रित या अधिगमनकर्ता जो केंद्रित होता है उसके संदर्भ में। तो सारे आपके यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित विकल्प नहीं है, लेकिन जो आपके अधिगमनकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित विकल्प हैं उनका ही आपको चुनाव करना है। पहले है आपका सहकारी अधिगम, B है टीम शिक्षण, और C है प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट, और D है आपका युग्मित या पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान, और E है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। अब आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि इसमें कौन सी शिक्षण विधियां जो हैं अधिगमनकर्ता केंद्रित हैं, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित हैं। अब देखिए आप समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, आपके पास काफ़ी समय मिलेगा, अच्छे से सोचिए। गलत आंसर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करना है।
प्रयास करने से ही चीज़ें अगर गलत भी होती हैं तो अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ आपकी सही हो जाती है। यानी जो भी आपकी कमियां हैं अगर आप उस पर काम लगातार कर रहे हैं तो वो कमियां दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि वो दूर कभी नहीं हो सकती। तो आपको प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ए आपका सही हो जाएगा और इसके साथ साथ सी है और आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये सारी शिक्षण विधियाँ अधिगमनकर्ता केंद्रित हैं। अब देखिए सहकारी अधिगम का मतलब होता है, इसको सहयोगी अधिगम भी कहा जाता है। तो सहयोगी अधिगम से आपको तात्पर्य हो रहा होगा कि ये एक दूसरे के सहयोग से संबंधित है, यानी छात्र इसमें सीखते वक्त एक दूसरे के सहयोग यहाँ पर करते हैं। तो ये तो आपका अधिगमनकर्ता केंद्रित हो गया। प्रयोगशाला आधारित जो प्रोजेक्ट विधि होता है इसमें भी जो है छात्र सक्रिय। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस शिक्षण पद्धति में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा वो आपका अधिगमनकर्ता केंद्रित हो जाएगा। यानी छात्र अगर सक्रिय नहीं है तो वो टीचिंग मेथड आपका क्या हो जाएगा शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका इसमें युग्मित पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्या। देखिए युग्मित पेयर को यहाँ पर जो है सहभागी चर्चा भी जो है कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यहाँ पर अधिगमनकर्ता केंद्रित हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। अगर आप बोलोगे कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट जो है ले चलिए सर, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से कराइएगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसको कम कर सकता हूँ। तो इसलिए टाइम थोड़ा कम समय में आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन को मैं तेजी के साथ कंप्लीट कराऊँ या जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ चलूँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः यहाँ पर डैश डैश रुक जाएगा आपका क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर 2020 को जो है शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो ये आपका खाली स्थान है, ठीक है। तो इस खाली स्थान के बीच में क्या होता है, मूलतः क्या होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक रेखीय होता है, सी है अंतर क्रियात्मक होता है और बी है नीचे से ऊपर की ओर होता है और डी है क्रियान्वितकारी होता है। तो अब आपको सही जवाब अपना कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि जो विमर्शी स्तर है यानी जो चिंतनशील स्तर है शिक्षण होता है, स्मृति स्तर के शिक्षण से अलग होता है, ठीक है। तो ये कैसे अलग होता है, यहाँ पर यही पूछा गया क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्या होती है ये आपको बताना है। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रियान्वितकारी होती है। याद रखना है कि चिंतनशील स्तर या जो विमर्शी स्तर आपका होता है इसमें आप बहुत ज़्यादा सोच विमर्श करते हैं, अपने मस्तिष्क का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए। किसी भी तथ्य के आलोचनात्मक बिंदु और उसके जो पॉजिटिव पहले हैं उन दोनों का आप कंपेयर करते हैं, उसके बारे में आप समझने का प्रयास करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चिंतन या विमर्श करते हैं किसी टॉपिक पे, तो उसमें आपका माइंड जो है वर्क करता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो स्मृति स्तर के शिक्षण से जो है विमर्शी स्तर का जो शिक्षण है इस टाइप से आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए स्मृति स्तर के शिक्षण में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठाया जाता है, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि अभी कुछ भी उनके दिमाग में होता नहीं है तो वहां पर बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है तेजी के साथ वर्क नहीं करेगा। वो बस चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे जो उनको बताया जाएगा, ये चीज़ है, ये सेव है, ये आम है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्मृति स्तर के बाद अवबोध आता है, अवबोध के बाद आपका विमर्शी स्तर, चिंतनशील स्तर ये आता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष शिक्षण और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से आपको तात्पर्य हो रहा होगा कि जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो साक्षात, तो वो आपका प्रत्यक्ष में आ जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान करना है जो अप्रत्यक्ष शिक्षण की रणनीतियों के साथ जुड़ी हुई है। पहला देखिए इसमें है कि निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास है आपका, बी है प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल देना, और उसके साथ से तीसरा है उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। उसके बाद से नेक्स्ट है समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण,
और ई है आपका सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर। समय लीजिए, लेकिन आपको राइट आंसर बताने का यहाँ पर प्रयास करना है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बी और सी उसके बाद से डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा जो है अर्जन पर बल, ये आपका अप्रत्यक्ष शिक्षण के अंतर्गत आएगा। उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, ये भी आपका अप्रत्यक्ष शिक्षण के अंतर्गत आएगा। और समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, ये भी आपका अप्रत्यक्ष शिक्षण के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष शिक्षण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियाँ वे विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से उच्च स्तर की छात्र भागीदारी सुनिश्चित करने और उसके साथ साथ जांच करने, डेटा से निष्कर्ष निकालने, परिकल्पना बनाने का जो है प्रयास किया जाता है अप्रत्यक्ष शिक्षण विधियों के अंतर्गत। ये आपको याद रखना, जो डेटा होता है, जो तथ्य होता है, उससे निष्कर्ष निकालना, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड परिकल्पना जो होती है उसको तैयार करना, ये सारा प्रयास जो है अप्रत्यक्ष शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आपको याद रखना है। देखिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण के अंतर्गत जो है या अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत जो है पूछताछ करना, प्रेरणा, समस्या को हल करना, निर्णय लेना एवं वर्णन करना आदि जो है सम्मिलित होता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियाँ जो है प्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों की हमेशा पूरक होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रवर्तमान चालू जिसको बोला जाता है शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिए चालू शिक्षण का मतलब कि जो शिक्षण आपका चल रहा है कंटिन्यूअस, तो उस दौरान किस प्रकार की जो है आकलन की प्रक्रिया कह लीजिए या मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसको अपना सकते हैं। पहला है संकल्पनात्मक, यहाँ पर है संकल्पनात्मक है, और सी है यहाँ पर ऊपर टाइप हो गया है सॉरी, मानक संदर्भित, और बी है आपका निर्माणात्मक, और डी है आपका निष्कर्ष संदर्भित। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बस इत्मीनान से आपको समझना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है इस टाइप के मूल्यांकन के बारे में। तो क्वेश्चन में यही साफ साफ पूछा जा रहा है कि अगर आपका शिक्षण जो है कंटिन्यूअस चल रहा है आपका एट द टाइम, तो उस टाइम में जो है किस प्रकार का आकलन या मूल्यांकन आप कर सकते हैं, यानी टीचिंग के दौरान किस प्रकार का मूल्यांकन और आकलन आप यहाँ पर कर सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है आप टीचिंग के दौरान कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी कॉन्सेप्ट या तथ्य आप पढ़ा रहे हैं और आप जो है उसी समय उससे जुड़े कुछ प्रश्न जो है छात्रों से करते हैं, तो अगर जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे पाते हैं तो आप वहीं पे उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आप सभी ने जो है इसका उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। दो कथन आपको इसी प्रकार से दिए जाते हैं और दोनों कथन को आपको पढ़ना होता है। किसी कंडीशन में दोनों कथन आपके सही होते हैं और किसी कंडीशन में आपके एक कथन सही होता है या दोनों गलत हो सकता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कथन देखिए पहले में बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT का प्रयोग में जो है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट्स कल भी मैंने जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किया था जिसमें क्वेश्चन, तो उसमें ये स्टेटमेंट्स मेंशन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आई थिंक 2017 से या 18 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनको आपको डिटेल में सॉल्व करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये मेरी बातों को आप मान लीजिए। देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या बताया गया कि निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर दो कथन को ऑब्जर्व करना है अच्छे तरीके से, देन उसके बाद नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है।
अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही। कैसे सही है ये भी मैं बताऊंगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर कंटिन्यूअस क्वेश्चन को करा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक नहीं दे रहे हैं ताकि हम अपना आंसर दे पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसके बाद से विकल्प आपको दिखते हैं, आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन टाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट की तरह भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब कथन पहला में देखिए कैसे ये सही हो जाएगा। जो विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता होती है। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से जो एजुकेशन है उसको आप बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों के आयोजन करने में जो है आईसीटी बहुत ही ज़्यादा जो है मदद कर सकती है। अधिगम परिणाम जो है बेहतर हो सकते हैं। आप देश के ऐसे कोने में आपकी यूनिवर्सिटी है जहां पर एक कोना ऐसा है जहां के लोग वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप आईसीटी के माध्यम से उस क्षेत्र तक भी जो है एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर, तो ये तो आपका इस तरीके से राइट हो जाएगा। तो आईसीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को भी मैंने आपको कंप्लीट कराया था, तो उसमें भी जो है मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और नेक्स्ट है आपका निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको बताया कि ये शिक्षण के दौरान ही जो है मूल्यांकन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के, यानी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत उसी तथ्य से जुड़े क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो टीचिंग मेथड है उसको आप बदल सकते हैं, कुछ उसमें सुधार करके जो है आप अधिगम सत्र की गुणवत्ता जो क्वालिटी होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये दोनों कथन पहला और कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा शिक्षण का स्तर है जिसमें संरचना, निर्देशन, विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। ऑप्शन ए है स्वायत्त विकास स्तर, अब बी है विमर्शी स्तर, और सी है अवबोध स्तर, और डी है स्मृति स्तर। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मृति स्तर। तो आपको याद रखना है कि संरचना, निर्देशन, विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधि की प्रबलता स्मृति स्तर की जो शिक्षण विधि होती है या स्मृति स्तर में आपका होता है। और विमर्शी स्तर के बारे में भी आपको पता है जिसको चिंतनशील स्तर कहते हैं, और अवबोध स्तर के बारे में भी आपको पता है। थोड़ा सा मैं स्मृति स्तर के बारे में और आपको बता देता हूं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में विश्लेषणहीनता पाई जाती है, यानी यहाँ पर इतना ज्ञान नहीं होता है छात्रों में कि किसी चीज़ को वो विश्लेषित कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण में, जिससे सार्थक तथा संबंधित पाठ्य पुस्तक जो है आसानी से याद हो सके। इसलिए यहाँ पर स्मृति स्तर पर इस टाइप से बल दिया जाता है, यानी रटने कॉन्सेप्ट अभी माइंड में नहीं, कॉन्सेप्ट बिठाने का प्रयास होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु इन सभी विकल्पों में से कौन से उसकी क्षमता कर सकता या सकती हूँ घटक का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कुछ उसकी सक्षमता के संदर्भ में जो है आपको स्टेटमेंट्स कह लीजिए देखने को मिल रहे हैं, और आपको बताना है कि कौन सा घटक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। पहला है आपका शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास, बी है पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, और सी है अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता, और डी है अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव, और ई है शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल बी सी डी।
केवल क्या है आपका बी और सी और डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु इन सभी विकल्पों में से कौन से उसकी क्षमता कर सकता हूँ, शक्ति हूँ घटक का निर्माण करते हैं। तो पहला तो है आपका पढ़ाए जाने वाले विषय का उसके पास ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसकी सक्षमता के अंदर अगर कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है तो उसका ज्ञान नहीं होगा तो उस समय जो है शिक्षण बेहतर नहीं हो सकता है, अधिगम भी बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी सक्षमता के अंतर्गत। और फिर सी है आपका कि अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता होनी चाहिए। जो भी अधिगम कार्य हुआ उसका विश्लेषण करने का शिक्षक के पास दक्षता होनी चाहिए। जो कुछ उसने पढ़ाया क्या सही तरीके से सब कुछ हुआ, शिक्षण क्रिया या नहीं हुआ, तो उसके पास विश्लेषण की दक्षता होना बहुत ज़रूरी है। डी है आपका अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये तीनों आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षक की सक्षमता के अंतर्गत। तो ये कुछ आपके प्रमुख घटक हैं जो कि सभी विकल्पों में से तीनों आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में गुण उभर कर सामने आते हैं। किस प्रकार के गुण सामने उभर कर आते हैं उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जब विमर्शी स्तर या चिंतनशील स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर किस प्रकार के गुण जो है उभर कर सामने आते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक आधार आता है। बी है आपका सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि आती है। सी है सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा आता है। और डी है समस्याओं के विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्धि क्षमता बढ़ती है। और ई है किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना जो है आपका होगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। थोड़ा सा आप जोर देंगे अपने मस्तिष्क पे तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो केवल बी और डी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। देखिए बी में यही है कि सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि, जैसा कि यहाँ पर विमर्शी स्तर शिक्षण की बात हो रही, चिंतनशील जहाँ पर आप सोचते हैं, विमर्श करते हैं, ठीक है, तो सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि जो है आपका विमर्शी स्तर के शिक्षण के अंतर्गत आता है। और जब ये आपका अच्छे तरीके से होता है यानी विमर्शी स्तर के शिक्षण और अधिगम जब सफल होंगे तो विद्यार्थियों के अंदर जो है ये गुण आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद से समस्याओं के विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्धि की क्षमता भी विमर्शी स्तर के शिक्षण के बाद छात्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि कोई समस्या वो क्रिएट कर देंगे और उसके बाद से वो उसका समाधान भी जो है आपको दे सकते हैं, ये भी क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे इस विश्व में कई सारे ऐसे हैकर होते हैं। हैकर का मतलब कि बिना किसी इजाज़त के किसी की वेबसाइट से डेटा चुरा लेना, किसी का ईमेल हैक कर लेना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है। वो वायरस भी उसमें डाल देंगे किसी सिस्टम में तो उनको हटाना भी आएगा, यानी उनको सही कर भी सकते हैं, उनको जो है समस्या जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेगेटिव वे में आपको बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि कैसे प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे वो दूर कर सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। आई होप कि आपने राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। प्रतिमान का मतलब आपका क्या होता है, मॉडल आपका होता है, ये आपको याद रखना है। पहला है शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है। बी है अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। और सी है अधिगमनकर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल है। और डी है विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। ये जो है आपका शिक्षण प्रतिमान जो है
विवरण वर्णन जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शिक्षण का प्रतिमान या शिक्षण का मॉडल आप इस तरीके से कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है। तो अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये कथन वाला आपका क्वेश्चन है। कथन 1 और कथन 2 आपको देखने को मिल जाएगा और उसी प्रकार से नीचे ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे और आपको इन्हीं में से अपना सही आंसर बताना है। अब देखिए कथन पहले में क्या पूछा गया है कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करके प्रायोजन से तैयार किए जाते हैं। और कथन दूसरा बताया जा रहा है कि विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। अब आपको बताना है कि कथन पहला सही है, कथन दूसरा सही है, या कथन पहला गलत है या कथन दूसरा गलत है। दोनों में से दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। तो ये आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आपको क्लियर समझ में आ रहा है, उसके बाद से ही आप अपना राइट आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो कथन पहले के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए अधिकतम निष्पादन परीक्षण, इसको इष्टतम निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। तो इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रायोजन से तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस परीक्षण में शिक्षार्थियों के एक साथ कई अंतर्निहित क्षमताओं का मापन कह लीजिए या आकलन या मूल्यांकन जो है किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि कथन में ये बताया जा रहा है। इसके बाद से कथन दूसरा आपका है जिसमें विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण, इसको जो है विशिष्ट अंतर परीक्षण भी कहा जाता है। तो विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण जो है परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु जो है किया जाता है। और यह परीक्षण मूलतः जो है दिन प्रतिदिन कार्य व्यवहारों के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किया जाता है, क्योंकि इसको दिन प्रतिदिन के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के आकलन को कह लीजिए या माप को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कथन पहला और कथन दूसरा राइट हो गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है और इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ आप सही हैं। तो अब आपको बताना है कि ये किसका उदाहरण माना जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। हाँ आप सही हैं। पहला है सकारात्मक फीडबैक, बी है नकारात्मक फीडबैक, और सी है समपुष्टिपरक फीडबैक, और डी है आपका सुधारात्मक फीडबैक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जवाब आपको देना है। काफ़ी ये इजी क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड चलाना है, उसके बाद से राइट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक फीडबैक। आपको याद रखना है कि यहाँ पर पूछा गया ये है कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, बेहतर अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है या उसका आयोजन करता है। तो इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर, यानी कोई विद्यार्थी है जो आंसर देता है, जो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर सत्र के द्वारा शिक्षक ने जो है विद्यार्थी से पूछा है। तो कुछ उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी की जाती है, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। हाँ आप सही है, इसका मतलब उसने आंसर सही बताया है। इसका मतलब ये आपका सकारात्मक फीडबैक के अंतर्गत आ जाएगा, यानी शिक्षक के द्वारा ये सकारात्मक फीडबैक है क्योंकि जो विद्यार्थी है उसने सही आंसर बताया जो कि शिक्षक ने पूछा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सकारात्मक फीडबैक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाएगा। यहाँ पर आपको उसके संदर्भ में कुछ विकल्प देखने को मिल जाएगा। अब पहला है ज्ञान और अवबोध। याद रखना है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में एक बार अच्छे से समझ जाएंगे क्वेश्चन तो आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन सभी विकल्पों में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्ग, यानी कि अधिगम परिणामों में उच्चतर स्तर कौन सा हो सकता है, ये आपको याद मतलब यहाँ पर बताना है उसके संदर्भ में राइट आंसर।
पहला दिया गया है कि ज्ञान और अवबोध है आपका, बी है आपका अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण अगर कर पाता है तो उसे आप उच्चतर स्तर में रख सकते हैं, सी है अर्जित ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग, और डी है संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, और ई है मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना क्या करना है, आपको सही आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और डी और इसके साथ साथ ई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, तो ये आपका उच्चतर स्तर के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि आपका अधिगम सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से हो गया, तो अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत जो है इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अवधारणा जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तभी आप उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट है संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो। संश्लेषण यानी कि जो अलग अलग डेटा होता है जैसे उनको एक जगह आप संश्लेषित कर पाते हैं, तो ये भी उच्चतर स्तर को आपका यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो, ये भी जो है आपका उच्चतर जो प्रकार से रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है अधिगम परिणामों के संदर्भ में। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई भी लर्नर है अधिगम कर रहा है तो एक स्तर होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसका एक लेवल होगा कि सब्जेक्ट में जितने भी थ्योरी दिए गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो उनको अच्छे तरीके से समझ चुका है और उनको जो है अच्छे तरीके से विश्लेषित कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उनको संश्लेषित कर सकता है नए तथ्यों को। मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों का अनुप्रयोग और निर्णय लिया गया हो, तो ये सब कुछ जो है आपका अधिगम परिणामों के उच्चतर स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों कथन को बहुत ही इत्मीनान से और अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए कथन पहले में दिया गया कि इष्टतम निष्पादन, देखिए इष्टतम का मतलब होता है सर्वोत्तम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होता है। और कथन दूसरा है कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होता है, यानी किया जाता है। अभिकल्पित का मतलब आपका मूल्यांकन करने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अब उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, उसके बाद से अपना सही आंसर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है और डी सही है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कथन पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखिए इष्टतम यानी सर्वोत्तम निष्पादन के लिए परीक्षण जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होता है। अब इष्टतम का मतलब सर्वोत्तम, आप समझ ही सकते हैं कि सर्वोत्तम निष्पादन परीक्षण जो है परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा, जो उनकी सबसे चरम सीमा कह लीजिए, जो आप एक स्टैंडर्ड लेवल कहते हैं ना कि उस लेवल तक अगर पहुंच गया तो उसको चरम लेवल तक हम कह सकते हैं। आकलन के लिए जो है यहाँ पर सर्वोत्तम निष्पादन परीक्षण किया जाता है। और कथन दूसरा है आपका कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु जो है डिजाइन किए जाते हैं या अभिकल्पित किए जाते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया सूची 1 में व्यवहार परक शिक्षण प्रवृत्ताएं दी गई हैं। अब देखिए प्रवृत्ताएं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब होता है निपुणता या कौशल, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तथा सूची 2 में उनके विवरण दिए गए हैं। तो व्यवहार परक शिक्षण के निपुणता के संदर्भ में यहाँ पर सूची 2 में जो है कह लीजिए उनके विवरण दिए गए हैं। तो आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को क्या करना है मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या दिया गया है अनुदेशन, तो देखिए ये मैच करेगा आपका तीसरे के साथ। यहाँ पर अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग, ये अनुदेशन जो है प्रवीणता कह लीजिए, जिसको मैंने अभी आपको बताया निपुणता या आप इसे कौशल कह सकते हैं। तो ये कौशल आपका इससे संबंधित है, किससे अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षण द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट इसमें है बी संप्रेषण, ये किसके साथ मैच करेगा
तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर चौथे के साथ। शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण, ये आपका संप्रेषण कह लीजिए निपुणता या कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। अनुदेशन कौशल के अंतर्गत क्या आएगा आपका, अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग। संप्रेषण कौशल के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना, संप्रेषण में आ जाएगा। फिर उसके बाद से सी आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो सी आपका मैच होगा पहले के साथ, यहाँ पर मैच हो जाएगा प्रबंधन है। तो कार्य संगत क्रियाओं और अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना, तो ये एक मैनेजमेंट कह लीजिए, ये प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको जो ये डिफिकल्ट आपके हिंदी है उसको मैंने आसान कर दिया, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डी जो आपका मैच कर जाएगा वो किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच कर जाएगा, संयमन। तो देखिए समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नज़र रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना, वो आपका संयमन जो कौशल है उसके अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर संयमन का मतलब आप इस तरीके से इसके अर्थ एक तरीके से अगर आप फाइंड करोगे तो नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संयमन के अंतर्गत समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नज़र रखना होता है, ताकि जो कोई भी गलतियां हो या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उनको जो है सही किया जा सके। तो इसमें यही बताया गया है कि समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नज़र रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना इसके साथ मैच हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इस तरीके से मैच कर लिया होगा। और नीचे ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको देख लेना है जैसे आपने मैच किया, तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बताया होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक टर्म्स जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो, और कुछ छूट भी रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात मैं बता दूं कि सबसे डिफ़िकल्ट मुझे क्या लगता है यहाँ पर, तो सबसे डिफ़िकल्ट ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको टाइप करने में लगता है। जब मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, जब क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तो ये जो आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है इसको टाइप करने में मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेबल बनाना होता है और एक ही फ्रेम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि जब एग्जाम में आप देखते हैं, जब क्वेश्चन आप पेपर देखते हैं तो उसमें ये बहुत बड़े लेवल में आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखना पड़ता है, लेकिन मैं इसे एक ही स्लाइड में यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो तकलीफ़ होती है, लेकिन आप सभी का प्यार और अप्रिसिएशन से थोड़ा सा हम मोटिवेट रहते हैं, जिससे ये सारा काम हो पाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। एक तो आपको टाइप से कथन वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, कथन इस टाइप से, कथन ए को आपका हो गया और कथन दो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक टाइप ये आपका होता है अभिकथन और तर्क वाला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको भी आपको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब देखिए अभिकथन ए में बताया गया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। और तर्क क्या बताया गया कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको जो पार्ट 3 कराया था, जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से कराया था, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया था। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो क्वेश्चन आपका 2019 के आसपास पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है आपका 29 सितंबर 2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों के हेरफेर को चेंज करके घूम फिर के जो है आपको फिर से दिया जाता है। थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन आप अच्छी तरीके से सॉल्व अगर किए होते हैं पेपर को, तो आप ये क्वेश्चन 2 मिनट क्या कह लीजिए विद इन कुछ सेकंड के अंदर जो है आप ट्रिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना है, तो आप पहले अपना प्रयास करिए यहाँ पर सही आंसर बताने का। अब देखिए इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। अब देखिए कैसे सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, तो इसमें बताया गया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो आपके शिक्षण अधिगम व्यवस्था है, जिस प्रकार से टीचर कर रहा है, तो उसमें वो क्या करता है, जो कुछ भी पढ़ा रहा होता है तो उसी दौरान वो क्वेश्चन करता है विद्यार्थियों से, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है। और अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत होती है, अगर बहुत सारे विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम कि वो टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ वो चेंजेस कर सकता है शिक्षक, तुरंत वहाँ पर उसको वो क्लियर कर सकता है, समस्या को समाधान कर सकता है। तो ये तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर संभावना तलाशने का क्योंकि टीचर के द्वारा प्रयास होता है। अब तर्क क्या बताएगा कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। सही बात है, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है, तो ये मूल्यांकन जो है आपका शिक्षण के दौरान ही होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, टीचर अब पढ़ा रहा है उसी समय जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के वो जो है छात्रों की जो समस्या है, अगर टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, उसको जो है वो फाइंड कर सकता है और वहीं पे वो क्या कर सकता है, उसको दूर करने का प्रयास कर सकते। तो ये दोनों सही है। तर्क जो है अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। ये आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि इन सभी विकल्पों में से, यानी कि इन चारों विकल्पों में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य जो है प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण से यहाँ पर भिन्न है, वही आपको बताना है। पहला है अनुशासित अभ्यास, बी है आलोचनात्मक चिंतन, और सी है स्थिर साहचर्य, और डी है आपका तथ्यों में प्रवृत्ता। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य जो है प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न होता है, तो आलोचनात्मक जो चिंतन होता है उसके कारण ये आपका अभिन्न होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जो शिक्षण होता है वो आमतौर पर सिद्धांतों का सार होता है, यानी शिक्षण में हम क्या देते हैं, जो भी अलग अलग साइंटिस्ट कह लीजिए, जो विद्वान है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सीखा है और जो भी कॉन्सेप्ट के तौर पे उन्होंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, उसको उन्होंने बुक में या सिद्धांतों के तौर पे या जो कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा वो प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो जो शिक्षण होता है आपका क्या होता है, जो सिद्धांत जो थ्योरी होती है उनका एक तरीके से पूरा कह लीजिए कि सार होता है, एकदम पूरा तथ्य कह लीजिए है, ठीक है। जबकि प्रशिक्षण क्या होता है, व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक का मतलब ये ठोस ज्ञान प्रदान करता है। जैसे कि आपको कुछ आता नहीं तो आप क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं उसका। जैसे एक्सरसाइज करने नहीं है आपको, जिम में जाते हैं तो वहाँ भी आप प्रशिक्षण देने वाला आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपको ये सारे इक्विपमेंट उठाने हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और भी फील्ड में जो है आप एक्सपर्टीज रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। नहीं, आपके अंदर कुछ होता है पहले से ज्ञान, और प्रशिक्षण के बाद जो है आप और ज़्यादा निखर जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रशिक्षण व्यवहारिक और ठोस ज्ञान आपको प्रदान करता है, जबकि शिक्षण आपको सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है। ये आपको याद रखना, ये एक डिफरेंस होता है। और इसके बाद शिक्षण हमें जो है ज्ञान प्रदान करता है तथा सोच विकसित करने का कार्य करता है, जबकि प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास करता है। लेकिन कुछ मामलों में दोनों में आपको सामान्यता देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये भी आपको याद रखना है कि जो शिक्षण होता है उससे हम ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि वो हमें ज्ञान प्रदान करने का काम करता है, जिससे हमारी सोच विकसित होती है। सोच का मतलब कोई सी पेड़ के बारे में बताया गया, चाहे कोई ग्रेविटी से संबंधित आपका सिद्धांत है, तो जब हम उसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उसके प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है, उसको समझने के प्रति, ठीक है। जबकि आपका प्रशिक्षण क्या होता है, आपकी क्षमताओं का विकास करता है। यानी पहले कुछ आपकी थोड़ी बहुत क्षमता है, जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं तो आपका पेंटिंग बहुत अच्छा नहीं बन रहा, तो आपने कुछ प्रशिक्षण लिया तो उसके बाद आपकी पेंटिंग और बेहतरीन हो गई। स्विमिंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रशिक्षण में जो है आपकी जो कौशल होता है, एक तरीके से जो क्षमता होती है उसका विकास किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण के ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में, ये आपका आलोक नहीं, यहाँ पे ये अवलोकन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अवलोकन देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में विधियों के अवलोकन में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ विधियाँ दी गई हैं और आपको बताना है कि शिक्षण विधियों में किन विधियों को संवाद परक माना जा सकता है। तो ये कुछ शिक्षण विधियाँ हैं। पहला है प्रयोगशाला कार्य, बी है प्रदर्शन है, सी है अनुशिक्षण है, डी समूह चर्चा, और ई है परियोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है, यानी इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सी और डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी। अनुशिक्षण और समूह चर्चा जो है यहाँ पर संवाद परक जो है, इस विधि को आप मान सकते हैं। समूह चर्चा में संवाद होता है, अनुशिक्षण विधि में भी जो है आपका संवाद होता है। तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको विकल्प मिलेंगे, उसके बाद से नीचे 4 विकल्प मिलेंगे। क्योंकि ये आपके कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक 2 या 3 भी सही हो सकते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बना के आपको विकल्प दिया जाता है। अब देखिए पहला है पाठों के स्पष्टता जिससे कि अधिगमनकर्ता के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। बी है प्रश्न पूछना जिसमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश होता है। और सी है ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा होती है। और डी है शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट और निष्कर्षों पर केंद्रित होती है। और यहाँ पर ई है अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाला समय की जो है समाविष्टि हो। अब यहाँ पर आपको सही आंसर इन चारों में से बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन सभी विकल्पों में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान करिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान करते हैं। अब ऐसा कौन सा व्यवहार है या विशेषता है व्यवहारों का जिससे शिक्षण प्रभावशाली बनेगा या उसमें योगदान मिलेगा, वही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ए और डी और उसके साथ ही साथ आपका ई क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पाठों की स्पष्टता जिससे अधिगमनकर्ताओं के विचार स्पष्ट किए जा सकते हैं, यानी जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसकी स्पष्टता क्लियरनेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपको कंटेंट को समझाना चाहिए ताकि अधिगमनकर्ता के जो थॉट्स हैं, विचार्स हैं, उसके बारे में वो क्लियर हो सके, स्पष्ट। ऐसा नहीं कि सस्पेंस में रहे ये कि समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। और यहाँ पर जो ये अभिविन्यास आपका होता है ये सुव्यवस्थित होता है। ये आपको समझना है कि शिक्षक कार्य सुव्यवस्थित हो जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। अब जो नेक्स्ट आपका है अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। तो ये तीनों जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान करना है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये शिक्षण को जो है प्रभावशाली बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यालयी अधिगम के योगदान देने वाले ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको आप सामाजिक दक्षता के रूप में मान सकते हैं। पहला है अभिप्रेरणा, बी है बौद्धिकता, सी है सामाजिक कौशल, डी है पारिवारिक मदद और ई है आपका अधिगमनकर्ता की विशिष्ट योग्यता। अब इन चारों विकल्पों में से ही आपको क्या करना है, अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो जवाब जरूर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और सी और इसके साथ ही साथ डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सामाजिक दक्षता के रूप में इसको मान सकते हैं। अभिप्रेरणा जो आपका मोटिवेशन आप कहते हैं, तो समाज में आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपसे बड़े हैं, तो वो आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से है आपका सामाजिक कौशल जो समाज के द्वारा आप सीखते हैं। और इसके बाद जो पारिवारिक मदद होती है ये आपका सामाजिक दक्षता के अंतर्गत आता है। तो विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले जो आपके सामाजिक फैक्टर हैं तो उसमें ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सूची 1 में परीक्षा की विश्वसनीयता की आकलन विधियां दी गई हैं। परीक्षा की जो है विश्वसनीयता का आकलन करने के संबंध में कुछ विधियां दी गई हैं, जबकि सूची 2 में उनकी व्याख्या दी गई, यानी एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, वो दिया गया है। तो हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना, और आपको क्या करना है, आप भी वीडियो को पॉज करिए, इसे मैच करिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आइए इसे हम मैच करते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 में सबसे पहले क्या दिया गया है, परीक्षा और पुनः परीक्षा विधि। तो ये किसके साथ मैच करेगी, तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर तीसरे के साथ। 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना, ये आपका परीक्षा और पुनः परीक्षा विधि के अंतर्गत आ जाता है।
और बी है आपका वैकल्पिक परीक्षा विधि, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। दो भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के दो प्रारूपों को प्रशासित करना, ये आपका वैकल्पिक परीक्षा विधि के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट जो है अर्थ विच्छेदन विधि, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच करेगा। एक सत्र में सह संबंध के लिए परीक्षा के दो समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना, ये आपका होता है विच्छेदन विधि। ठीक है, अर्थ विच्छेदन विधि के अंतर्गत आएगा। और डी है आपका अंतर निर्धारक विधि, तो ये आपका जो बच जाएगा यहाँ पर दूसरा इसके साथ मैच करेगा। स्वतंत्र रूप से परीक्षा के दो या दो से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना, ये आपका किसके साथ मैच कर जाएगा, ये मैच करेगा अंतर निर्धारक विधि। तो ऐसे ही आपको मैच करना है और उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सारा क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। और ये क्वेश्चन आपके जो मैंने डेट बताया था कि इस डेट से लेकर जो है इस डेट के बीच में, तो ये डेट आपका है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर जो है 25 सितंबर 2020 के बीच में जो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि पार्ट 4 कंप्लीट होने के बाद मैंने टोटल आपको 105 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से कराए हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कई बार जो है रिपीटेटिव कह लीजिए हैं। तो थोड़ा सा आपको शब्दों में हेरफेर मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है और यहाँ से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं थोड़ा सा चेंज करके तो वो भी आप सॉल्व कर पाते हैं। तो कई सारे ऐसे यूनिट हैं कि जो तो आपके प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएंगे। डीआई वाला क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, मैथ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तो आपके यानी 30 नंबर तो ऐसे कवर हो जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर में जितने भी डीआई के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर जाइए, जितने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर जाइए। इसके साथ ही साथ जो मैथ वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला, उनको सॉल्व कर जाइए अच्छे तरीके से। तो ये तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो पढ़ने को आप सारा चैप्टर ही पढ़ सकते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, डीआई का, लेकिन आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपना जो है स्ट्रेटजी कह लीजिए कि बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और काफ़ी सारा टाइम लगता है कंटेंट को तैयार करने में, जिससे लेट हो जाती है वीडियो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूँ कि आपको कंटेंट ऐसा दिया जाए जिससे आपको सच में हेल्प मिले। और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा वीडियो का सेशन कैसा रहा। और ये क्वेश्चन लास्ट में जो आया है, फिर से मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। तो इसको किसी भी तरीके से मैं इसे यहाँ पर एक ही डिस्प्ले पे मेंशन कर पाता हूँ, लेकिन खैर अच्छे तरीके से हो गया। और इसके बारे में बताइए कि सही तरीके से मैंने इसको टाइप किया है कि नहीं, कि जो कि एक ही डिस्प्ले पे ये सारा कुछ टेबल आपको दिखाई दे रहा है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, आपको कुछ कमियां लगी तो उसके बारे में बताइए। मैं जो कमियां होती हैं उनको भी आपको बताना चाहिए, ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हम्बली कि जो वीडियो के सेशन में कमियां हैं उनको बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जब मैं बनाऊं तो उसमें उसको इंक्रीज कर सकूं, यानी उसमें सुधार कर सकूं। इस तरीके से वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिल पाएगी आप सभी को, और जो भी दोस्त आपके ऐसे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन कह लीजिए, एनर्जी मिलती है, ताकि हम इसी प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। और वीडियो को शेयर करके मैक्सिमम दोस्तों के साथ जो है आप इसे साझा कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और यहाँ पर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जाकर प्रेस कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फ़ायदा मिलेगा। और जल्द ही मैं करंट अफेयर की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मॉर्निंग सेशन में ही आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके लिए भी मैं काम करूंगा कि पूरे दिन और शाम तक जो है 9, 10, 11 बजे तक जितने भी करंट अफेयर बनेंगे, जो भी उसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं, उनको मैं कलेक्ट करूंगा और वो आपको मॉर्निंग में अब मिल जाएगा इसी प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।